एक गांव में भोला नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका स्वभाव भी था, एकदम भोला। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसका घर वाले और लोग उसे बोल देते हैं वैसे ही वो कर देते हैं, और जो उसे लगता है बिना सोचे समझे लोगों के सामने बोल देता है। भोला के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। भोला की माता पिता काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते थे, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते थे और तरह तरह के बहाने बनाते थे। भोला के माता पिता भी अपनी शांत और दयालु स्वभाव के वजह से लोगों से अपने उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता है तो वो उसे भी पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते हैं। शायद अपने माता पिता के वजह से ही भोला का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच भोला के माता पिता बड़े धूमधाम से भोला की शादी भी कर देते हैं, लेकिन भोला की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नखरे वाली थी, इसलिए वो अपनी मन मर्जी के खर्च करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा के रखती है। लेकिन भोला अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता था और उससे अपनी सारी बातें बोलता था। इस तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक भोला की पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव की वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उन्हें नगर के बड़े वैद्य के पास ले जाया गया। वहां जाकर उन्हें पता चला कि भोला की पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने भोला की मां को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही है, इसलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। भोला और भोला की पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वो उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्हें उन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। इसलिए भोला की मां गांव की सेठ से ब्याज में पैसे लेकर नगर वापस चली जाती है और अपनी पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था, इसलिए साहूकार से और ज्यादा उधार लेने की बजाय भोला और भोला की मां ने अपने कुछ खेत बेचने को निश्चय किया, और उन्होंने अपनी कुछ खेत गांव की सेठ को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करने के बावजूद भी भोला की पिता की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्च की वजह से लगातार भोला की मां की गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के खेत श्रेष्ठ रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ भोला के पिता की तबीयत दिन व दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन जब भोला बाजार से कुछ सामान लेकर वैद्य जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता का सर अपने गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। भोला के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता के मरने के बाद उसकी मां भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी की पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत खेत बचे भी थे उन्हें भोला सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसलिए भोला किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। भोला की पत्नी, जिसे मन मर्जी खर्च करने की आदत थी, अब उसकी फिजूल खर्च भी बंद हो चुके थे। इसलिए अब वो अपनी सास और भोला से खुश नहीं थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती थी, लेकिन भोला और उसकी मां चुपचाप उसकी बातें सुन लेती थी। भोला अपनी साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों, पिछले गलतियों और सारी बेवकूफियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता है। बाद में पत्नी उसकी इन्हीं बेवकूफियों के बारे में बोल बोल कर उसे ताने मारती है, और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती है। भोला को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने उसे बेचारा कहते, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं कि कैसा बेवकूफ इंसान है,
इसका बाप भी बेवकूफ था और ये भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे कर दे, ये लल्लू इंसान हमारे पैसे वापस कैसे करेगा। इस तरह से लोग उसकी पीठ पीछे तरह तरह के बातें करते हैं और लोग उसका मजाक बनाते हैं। कुछ लोग भोला और माँ के सामने अच्छे अच्छे सलाह तो देते हैं, लेकिन कोई भी असलियत में उसके सामने मदद करने के लिए नहीं आता था। ऐसे ही अचानक एक दिन रात में भोला की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से भोला बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वो पहले से ही ठीक से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी होकर पड़ा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती थी और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती थी। वो कहती, जैसे इसके माँ बाप डरपोक और निकम्मे थे, वैसे ही ये भी हैं। जब भोला को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा किए गए उसकी बुराई के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो भी गुस्से में अपनी पत्नी के पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत के वजह से पड़ोसी अपने सामने भोला और उसकी पत्नी का मजाक बनाते थे और दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते थे। इस वजह से भोला और पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपनी मायके चली गई और यह धमकी दे गई कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद भोला और भी अकेला पड़ गया और वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता है। कई बार तो उसे विचार आते कि अब आत्महत्या ही कर लेता हूँ, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है। कुछ समय पहले तक जो लोग भोला को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करके उसकी पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग भोला की मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल कहते हैं। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका भोला बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन भोला के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब भोला को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वो सीधा उनके पास जाता है और उनके चरणों पर गिरकर रोने लगता है। महात्मा भोला को उठाते हैं और उससे उसकी इस असीम दुख का कारण पूछते हैं। तो भोला अपनी परिवार की पूरी कहानी महात्मा जी को सुनाता है। भोला की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारा माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरों को बता देना जिन बातों को कभी किसी से बोलना नहीं चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखों, तानों और तुम्हारे इस हालत ने कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। भोला पूरी ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से भी नहीं बतानी वो है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख आए नहीं कि वो इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिलता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से हम लोगों के नजरों में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग तो मदद करते नहीं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपहास जरूर उड़ाते हैं। जरा सोचो, दूसरों को अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? या तो हम अपनी मजबूरी बताकर सामने वालों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की उम्मीद रखेगा, और अगर तुम उसकी मदद ना कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वो तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि तुम इस समय कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही समय सही है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के साथ भी साझा मत करो और लोगों की स्वभाव को पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर तुमने लोगों की स्वभाव और नियत को गहराई से समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत से मुसीबतों से बचा सकते हो। महात्मा ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियां हमसे हो चुके हैं, फिर चाहे वो हमारे बेवकूफियों के वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझकर किए हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती हैं,
लेकिन ऐसा करने से हम लोगों के नजरों में उपहास की पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक के नजरों से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों का हम पर भरोसा भी कम हो जाता है और कई मौकों पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। भले ही अब हम वो इंसान ना रहे हो जो उस समय थे जब हम वो गलती किए थे, लेकिन लोग फिर भी हमें हमारी उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे और यह एक चीज समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है और यह चाहत उनके अंदर बैठे अहम के वजह से होती है। तो लगभग हर व्यक्ति ही अपने अंदर के इस अहम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्य के पूर्ति के लिए योजनाएं होते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और अपने इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के अहम को ठंडक मिलती है। जो अहम जो उसे ऊर्जा दे रहा था अपनी लक्ष्य के पूर्ति के लिए, वो अब ठंडा पड़ने लगता है, जिससे अब व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम के शुरुआत में था और इस बात का संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम को बीच में ही छोड़ दे और उसका वो लक्ष्य कहीं पूरा ही ना हो। इसलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए और वैसे भी उन लोगों को अपने योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं जो हमारे उस योजना का हिस्सा ही नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान ये भी है कि लोग हमारी उस योजना को पूरा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ तक जो लोग भी अब तक तुम्हारे मदद कर रहे थे, तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार, वो लोग भी तुम्हें पीछे खींचेंगे और अगर तुम्हारे बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारे योजनाओं के बारे में पता चल गया तो वो निश्चित रूप से तुम्हारी योजनाओं को असफल बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से भी बतानी नहीं चाहिए वो है अपने घर की बातें। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चों, सास बहू या पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं, वो हमें किसी से भी बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस या लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपनी परिवार की बुराई करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे बातें सुन रहा है वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है और वो जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मन मुताव का फायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार की किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास बहू और पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े तो इसलिए होते हैं कि वो दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी और से उनकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में ना बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने आ गई तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा और सामने वाले की बात मानना पड़ेगा। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को भी बतानी नहीं चाहिए।
यहाँ तक कि पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपनी पति से भी नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए यह एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। और अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता है तो पति को हमेशा ही दब कर रहना पड़ेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा, 5वीं बात जो तुम्हें दूसरों को नहीं बतानी वो है अपनी आमदनी और अपनी धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताने का कारण क्या हो सकता है? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर रहता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, ये पैसे वापस कैसे करेगा। और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और हमें उसी अनुसार इज्जत भी देते हैं। और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो वो छोटी सी भी चीज के जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद मांगने आएंगे। और अगर किसी कारण अपने उनकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था, लेकिन इसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से आपकी ज्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपकी आपसी मनमुटाव और झगड़े का कारण बनेगी। इसलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और अगर ज्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसलिए अपने धन के बारे में बात ना करने में ही समझदारी है। महात्मा ने आगे कहा, 6वीं बात जो तुम्हें लोगों को नहीं बतानी वो है अपनी अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो कभी किसी से चर्चा नहीं करना, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी, लेकिन बाद में बात पर उस अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है तो कभी भी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, 7वीं और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करनी वो है अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इस जानकारी का गलत फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो लोग हमारे बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को ये पता चल गया कि हमारे मित्र कौन है जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वो हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर या हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को ये पता है कि हमारी सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अगर आने वाले समय में किसी कारण हमारा वो मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे उस पुराने शत्रु के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में हर जगह सबके सामने साझा नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर भोला के चेहरे की तरफ देखने लगे। भोला के आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और उसकी इसी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही भोला ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा।